हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। आपका कुछ ही दिनों में अभी एग्ज़ाम भी होने वाला है नेट जेआरएफ का, यूजीसी नेट जेआरएफ लॉ पेपर का। क्योंकि हम ये लीगल नैरेटिव आप लोग देख रहे हो, इसमें लॉ के बारे में हम पढ़ाते हैं। मैं यानी कृपा शंकर पांडे, मेरा नाम है कृपा शंकर पांडे। और मैं भी एक जेआरएफ हूँ, जो कि अभी जून 2025 में मैंने जेआरएफ क्लियर किया है। दूसरी चीज़, मुझे पता है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब आपके दिमाग में बेचैनी आ रही होगी कि कोई हमसे अच्छा कर रहा होगा, कोई हमसे बहुत अच्छा करेगा। मतलब बहुत 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 तरीके की, मतलब आप अपने आप को कई बार हो सकता है अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। बाबू, एक बात जानो कि अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो ना, सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो, तो आपका कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में। कोई कंपटीशन नहीं, अगर सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो। मार्क माई वर्ड्स। सिर्फ किसी को दिखाने के लिए, आप अपनी मम्मी को दिखाने के लिए, अपने पापा को दिखाने के लिए, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए अगर किताबें खोल के बैठे रहते हो तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो तो ये मान करके चलो कि आपका कोई भी कंपटीशन नहीं है मार्केट में। अब कैसे मैं ये बात बता रहा हूं, क्योंकि द कॉम्पिटेटिव पॉपुलेशन इज सो मच डिस्ट्रैक्टेड, बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। कोई अपने रिलेशनशिप को लेकर के परेशान है, कोई आजकल मतलब कोई सोसाइटल इशू लेकर के है, वो परेशान है। किसी के घर में बीमारी है, पापा बीमार हैं, मम्मी बीमार हैं, कोई किसी की खुद की हेल्थ खराब है। अभी नॉर्थ इंडिया में अभी ठंड की बहुत ज़्यादा बीमारी है, तो कोई ठंडी से बहुत परेशान है, वो पढ़ ही नहीं रहा है। आप समझ पा रहे हो? तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि आप कम पढ़ रहे हो। अगर आप जेन्यूनली 5 से 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे हो डेली, दैट इज more than sufficient to put you ahead of the crowd। आप क्राउड से सबसे पहले ही आगे हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये एग्जाम रिलेटिव एग्जाम है। आपको ये एब्सोल्यूट एग्जाम नहीं है। मतलब कि आपको 150 में से 150 क्वेश्चन सही करके नहीं आने हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर में। आपको अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा क्वेश्चन सही करके आने। मार्क माई वर्ड्स। 150 में 150 पूरा सही करके नहीं आने हैं, आपको अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा क्वेश्चन सही करके आने। कैसे सही करके आओगे? आप पढ़ तो रहे ही हो ना, 3 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ ही रहे हो। दैट इज मोर देन सफिशियंट। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, मेहनत करते रहना है, क्योंकि मेहनत करने वालों के ही सपने होते हैं साकार। ये बात याद रहेगी, ठीक है? दूसरी चीज, ये क्लास तुक्का की है। तुक्का मतलब एमसीक्यू सॉल्व करने की कुछ कुछ तरीके होते हैं जो कि हम बिना पढ़े यूज करते हैं। तो ये तुक्का तुम कब लगाओगे, तुम तुक्का ये वाला कब लगाओगे, इसको समझने वाली बात। इसको तुक्का ऐसे नहीं कि क्वेश्चन पेपर पहुंचे और तुक्का लगाने लगे, नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, नॉलेज प्रिवेल्स ओवर तुक्का। अगर तुम्हारा नॉलेज कोई बात की तरफ सजेस्ट कर रहा है तो वो प्रिवेल करेगा। प्रिवेल करना मतलब वो सही माना जाएगा, ना कि जो तुक्के में जो कृपा शंकर पांडे जो तुक्के में बात बताएगा वो बात सही होगी। नहीं, बात समझ पा रहे हो? तो नॉलेज इज ग्रेटर देन और प्रिवेल्स ओवर तुक्का। ये बात याद रखना। जहां पर नॉलेज फेल हो जाएगा, मार्क माई वर्ड्स, जहां पर ये नॉलेज फेल हो जाएगा वहां पर हम तुक्का स्टार्ट करेंगे अपना यूज करना। ये बात ठीक है? तो ये इतना क्वेश्चन देने के बाद में हम आपको आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जो तुक्का लगाओगे उसके पीछे का कुछ कुछ चीजें और बता देता हूं, फिर हम 1 बाय 1 क्वेश्चन के साथ, क्योंकि हम एग्जांपल्स भी लेकर के आए, वो भी लेटेस्ट एग्जाम जो अभी जून 2025 जो हमने दिया था, उस एग्जाम का हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। हम आपको समझाएंगे इन टोटो कैसे सॉल्व करना है उसको, ठीक है? 2 3 चीजें आप एग्जाम में पहुंच करके करोगे, 2 3 चीजें कैरी करके एग्जाम में ले जाओगे। पहली चीज क्या कैरी करोगे? अपना कॉन्फिडेंस। ऑलवेज बी इन कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस में होते हो तो आप अगर क्वेश्चन आया नहीं भी जानते हो, तुक्का भी मारने जा रहे हो तो तुक्का भी सही चला जाएगा। लेकिन अगर आप अंडर कॉन्फिडेंस में हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो,
तो आप तुक्का भी मार रहे होगे तो गलत की जगह पर सही की जगह पर गलत वाले ऑप्शन पर कर्सर जाएगा और गलत वाले पे क्लिक कर दोगे। ऑलवेज बी इन कॉन्फिडेंस। तो एग्जाम वाले दिन तुमको क्या पहन के जाना है? कॉन्फिडेंस पहन के जाना है। नंबर टू क्या करके जाना है? ट्रस्ट लेकर के जाना है। ट्रस्ट ऑन योर प्रिपरेशन। अगर आपने कृपाशंकर पांडे के जेआरएफ बैच में बताए गए 4 स्टेप फॉर्मूला को फॉलो किया है तो इस धरती पर कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको जेआरएफ बनने से रोक सके। वो 4 स्टेप का फॉर्मूला क्या है? पीओआईक्यू आपने रटा हुआ है, जितने भी पॉसिबल पीओआईक्यू थे सब रट लिया है, लॉ एंड जस्टिस की बुक से और केबीएस मदान की बुक से। नंबर 2, हमने क्लास में जितने भी हमने जो आपको पीडीएफ नोट्स दिए हुए सारे सब्जेक्ट को इंक्लूडिंग फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, आपने उस क्लास नोट्स में लिखी गई सारी चीज को रट लिया है। नंबर 3, क्लास में हमने जो क्लास में बताए गए नोट्स है उसको लिख करके और रट लिया है, और इन 3 चीजों को घोल के पी लिया है, यानी रट्टा मार लिया है। तो इस धरती पर कोई शक्ति नहीं है जो आपके जेआरएफ होने से रोक सके। तो ट्रस्ट लेकर के जाना है अपने मटेरियल पे, अपनी प्रिपरेशन पे, अपने मेंटोर पे और अपने आप पे। नंबर 1 कॉन्फिडेंस, नंबर 2 ट्रस्ट, एंड नंबर थ्री सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करके जाना है। सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करके जाना है। अभी भी बहुत टाइम है, आज 25 दिसंबर है, अभी भी बहुत टाइम। आप क्या कर सकते हो? खूब प्रैक्टिस करो। 3 घंटे में, देखो 3 घंटे का समय होता है, 3 घंटे का समय होता है, 3 आवर्स। नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 क्वेश्चन सिर्फ होते हैं। हमको अपने प्रैक्टिस में इस 3 घंटे में 150 क्वेश्चन, मतलब 180 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करके जाना है। वो भी किसके? पीवाईक्यूज के, कहीं मॉक टेस्ट के नहीं, कहीं किसी यूट्यूब चैनल से नहीं। हमको पेन पेपर लेकर के अपना बैठना है और सॉल्व करना है, रियल एग्जाम के पेपर को सॉल्व करना है, वो भी पीवाईक्यूज के। अगर आप ये बेटा करते हो तो जो रियल एग्जाम होता है उसमें प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर होता है। अगर आप प्रैक्टिस में 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो डेली तो आप बड़े आराम से 3 घंटे में एग्जाम के प्रेशर में 150 क्वेश्चन कर ले जाओगे, बिना पैनिक हुए। पैनिक भी नहीं होना है, एकदम पैनिक नहीं होना है, ठीक है। और पेपर को 3 हिस्से में डिवाइड करके करना है। नंबर 4 चीज क्या ध्यान रखनी है, ये सारी चीज सुन लो, उसके बाद में मैं अभी अपने उस पर आऊंगा और बहुत जल्दी जल्दी उसको आपको समझा करके खत्म कर दूंगा। नंबर 4, पेपर को 3 स्टेप में सॉल्व करना है, 3 स्टेप। नंबर 1 स्टेप में क्या करना है, इजी क्वेश्चन जितने भी होंगे उनको 1 गो में सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाना है, एक तरफ से सॉल्व करते चले जाना है। जो भी, अब इजी क्वेश्चन तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तुम क्वेश्चन पे पहुंचे, क्वेश्चन का आंसर तुम्हें विद इन 15 सेकंड क्लिक कर गया कि इसका आंसर यह होना चाहिए, उसको जो करते हो तुरंत सॉल्व कर दो। अगर 15 सेकंड से 20 सेकंड या 30 सेकंड लग रहा है तुमको सोचने में उसका आंसर, तो स्किप करो, आगे बढ़ो, या उसका भी आंसर तुम मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ। तो ऐसे ऐसे फर्स्ट 1 गो में इजी क्वेश्चन सॉल्व करते करते तुम पूरे 150वें नंबर के क्वेश्चन पर पहुंच गए तो तुम 70 क्वेश्चन लगभग कर चुके होगे, सॉल्व कर चुके होगे। और ये 70 क्वेश्चन तुम्हारे एक्यूरेट सही होंगे। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें इजी लग रहे हैं, प्राइमा फेसी तुमने देख करके और आंसर तुम्हें लगा कि इसका आंसर ये सही होगा। नंबर 2, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना है। नंबर 2 स्टेज पे ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको सोचने में काफी टाइम लगेगा, काफी टाइम इन द सेंस 30 सेकंड से 45 सेकंड या 1 मिनट तक लग सकता है। लेकिन इनको लौट करके जब तुम 1 गो में पूरा 150 क्वेश्चन देख लोगे और उसमें से 70 इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर चुके होगे, तब आकर के मॉडरेट क्वेश्चन पे टाइम देना है, अदरवाइज टाइम नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कठिन वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें ज्यादा मार्क्स मिलेगा और इजी वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें कम मार्क्स मिलेगा।
आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको इक्वल मार्क्स मिलेगा, चाहे वो कठिन हो चाहे आसान हो। हमको किस पे फोकस करना है कि हमको कम गलत हो हमारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको 70 क्वेश्चन सही मार देने हैं, इजी वाले। अब उसके बाद में जब हम करते गए तो हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया होगा कौन कौन से मॉडरेट क्वेश्चन है। तो मॉडरेट क्वेश्चन को सेकंड नंबर पर करना है, सेकंड नंबर पर मॉडरेट क्वेश्चन को टाइम देकर के सॉल्व कर देना है। अगर नहीं सॉल्व होते हैं तो क्या करना है, थर्ड स्टेप पे जाना है। थर्ड स्टेप, टफ क्वेश्चन जिनके बारे में तुमने कभी सुना भी नहीं होगा, उनको कैसे करना है। तो मॉडरेट लेवल और टफ लेवल के लिए ही आज एक क्लास है जिसका नाम है तुक्का। तुक्का बाई कृपा शंकर पांडे। तुक्का बाई कृपा शंकर पांडे। ये क्लास बहुत अहम क्लास होने जा रही है, जो आपके इस 70 नंबर के को जो आपके इस 70 नंबर को यानी 70 क्वेश्चन को 110 क्वेश्चन में बदलने की ताकत रखती है। बात समझो, आपके इस 70 क्वेश्चन को 110 क्वेश्चन में बदलने की ताकत रखती है ये वीडियो। आप समझ पा रहे हो। तो ये 3 स्टेप में तुम पेपर को सॉल्व करोगे। अच्छा, पांचवी चीज तुम जाकर के क्या करोगे एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनेशन हॉल में बेटा पांचवी चीज क्या करोगे, नोट डाउन करो, सेम फॉलो करना है। देखना बहुत इसका इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत फायदा होगा बेटा, बहुत फायदा होगा। नंबर 5, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे, आराम से सब कुछ देख दाख लोगे, अपने आसपास कोई पर्ची लेकर के और ये सब तो लेकर के नहीं आया है। किसी से भी एग्जाम स्टार्ट होने के पहले कोई बकवास बातें नहीं करोगे। वॉशरूम चले जाओगे टॉयलेट करके और पानी का बॉटल अपने साथ लेकर के फिर बैठोगे, ठीक है। नंबर 5 में और क्या करोगे, आपको जैसे ही रफ सीट मिलती है, रफ सीट सबको मिलती है, उसमें आपको 1 से लगा करके 150 तक की गिनती लिख लेना है। 1 से लगा करके 150 तक की गिनती लिख लेना है, ठीक है। जिसमें 1 से लगा करके, ध्यान से समझो, 51 और फिर आगे बढ़ करके मतलब 1 से 50 तक अलग लिखना है और फिर 51 से 150 तक अलग लिखना है। अब 1 से 50 तक क्यों अलग लिखना है, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर का होगा। अपने पेपर में ऐसे लिखना, कैसे लिखोगे, ऐसे पेपर सद्दा पेपर तुमको ऐसे मान लो मिला, तो उसमें क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, ये देखो सद्दा पेपर आपको मिला, आप इधर की तरफ से मार्जिन की तरफ जाओगे, ऐसे लिखोगे 1 2 3 4, ऐसे 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 करते 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 150 ऐसे तक लिख लोगे। अब मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो ऑप्शन आप मार्क करो उस पे वो तुरंत इधर लिख लो। मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए मार्क किया, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी मार्क किया। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। तो आपको यह काम कर लेना है। दूसरा काम क्या कर लेना है, आपको ये समझ में आ गया ना कि ये वाला कैसे करना है। नंबर टू क्या काम करना है, जो रफ पेपर में क्या लिख लेना है, आपको रफ पेपर पे ए से लगा करके ABCD ऐसे करके यम, फिर यन ऐसे करके जेड ऐसे लिख लेना है। फिर 1 2 3 4 इसका 13 और इसका 14 ऐसे करके 26 ऐसे लिख लेना है। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको वहां पे नंबरिंग याद नहीं आएगी। अगर नंबरिंग याद नहीं आएगी, आप लिखे रहोगे तो तुरंत मैच कर करके जो फर्स्ट पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे उनको खटाक खटाक सॉल्व कर दोगे। समझ पा रहे हो, जो कोडिंग डिकोडिंग वाले आएंगे तो ये कर लोगे। और क्या करोगे, और क्या करोगे, अगर आपने टेबल याद कर रखा है तो वहां पर हो सकता है प्रेशर में भूल जाओ, तो इसलिए जब आपको पेपर मिलेगा, रफ सीट मिलेगी, उस पर तुरंत ही सारी टेबल लिख लेना है 1 से लगा करके 20 तक। अब इतना एक्सरसाइज करते करते, क्योंकि एग्जाम कुछ देर बाद स्टार्ट होता है, मतलब 10-15 मिनट बाद स्टार्ट होता है। 10-15 मिनट किसी से बात नहीं करना है, यही वाला काम करना है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो 1 से 20 तक की टेबल लिख लेना है, स्क्वायर लिख लेना है, क्यूब लिख लेना है। बात समझ पा रहे हो, हमने सब सिखाया हुआ है, हमने अपने उसमें कोर्स में सब सिखाया हुआ है, ठीक है। ये लिख लोगे। अब मैथ का या DI का जब क्वेश्चन होगा तो उसको भी सॉल्व करने में मदद मिल जाएगी। ये बात समझ में आ गई। तो बेसिक बेसिक क्या क्या करना था वो हमने बता दिया। तीसरी मतलब सिक्स्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको अभी कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो
तो उसको छोड़ देना है, सिर्फ जो समझ में आया टॉपिक है वही पढ़ना है और चले जाना एग्जाम देने। क्योंकि जो नहीं समझ में आया है उसके चक्कर में स्ट्रेस लोगे तो जो चीज तुम समझ रहे हो, जो चीज तुम्हें आती है, उसको तुम रिवाइज नहीं कर पाओगे, और रिवाइज नहीं कर पाओगे तो जो मैंने बताया पहला स्टेटमेंट कि नॉलेज इज सुपीरियर देन तुक्का, तो तुम क्या करने लगोगे, तुक्का पर ज्यादा रिलाई करने लगोगे। तुक्का पर ज्यादा रिलाई नहीं करना है, हमको किस पे रिलाई करना है, नॉलेज पर रिलाई करना है। और तुक्का को फिर कहां यूज करना है, ऐसी जगह पर यूज करना है जहां पर हमारा नॉलेज ना काम कर रहा हो। ये बात समझ में आ रही है? तो पहला तुक्का है अपना इलिमिनेशन प्रोसेस यूज करना है। पहला तुक्का इलिमिनेशन प्रोसेस यूज करना है। देखो ये जून 2025 में हुए पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 का है। अब इलिमिनेशन का लॉजिक कैसे यूज करोगे, ऑलवेज बिगिन बाय रिमूविंग ऑप्शन दैट वायोलेट द बेसिक लॉजिक, रॉन्ग टाइम पीरियड या एब्सर्ड साउंड होते हैं तो उनको क्या करो, इलिमिनेट कर दो। ये जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रोसेस में, जब धीरे धीरे, मैं आपको इसीलिए जो 4 स्टेप फॉर्मूला बताया उसमें पहला स्टेप यही बताया हूं कि पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आप ये चीज आइडेंटिफाई कर पाओगे जो मैंने आइडेंटिफाई करके, हम 15 ऐसे ट्रिक लेकर के आए हैं, ऐसे तुक्का लेकर के आए हैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। आप समझ पा रहे हो? तो प्रोसेस आप इलिमिनेशन यूज करोगे नंबर 1 पे, उसमें हमें बेसिक लीगल लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि बेसिक लीगल लॉजिक अगर आप लीगल नरेटिव के स्टूडेंट हो तो आपको बेसिक लीगल लॉजिक तो पता ही है कि कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है। तो आपने बेसिक लीगल लॉजिक लगा दी, या उसके टाइम पीरियड देखा, टाइम पीरियड गलत बता रहा, क्योंकि कन्वेंशन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ कन्वेंशन हमने याद किए हुए हैं और हमने देखा कि ये बेसल कन्वेंशन से नहीं है, क्योटो प्रोटोकॉल से नहीं है, ऐसा करके मतलब हमने, क्योंकि टाइमलाइन हमने कुछ कुछ की याद कर रखी है और उससे जो मैच नहीं करेगा उसको हम क्या करेंगे, इलिमिनेट कर देंगे। तो हमको कुछ कुछ याद किए रहना है तभी ये लागू हो पाएगा इलिमिनेशन। क्योंकि अगर हमारे पास नॉलेज ही नहीं होगा तो हम इलिमिनेट क्या करेंगे, घंटा नहीं। हम इलिमिनेट भी तभी कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, कुछ नॉलेज हो। ये बात समझ में आ रही है? जैसे एक क्वेश्चन आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता आर व्हिच इज नॉट अ गार्जियन अंडर द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। इनमें से कौन सा गार्जियन नहीं है अंडर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956? तो गार्जियन फॉर मैरिज, कि मैटरनल गार्जियन, कि टेस्टामेंट्री गार्जियन, कि गार्जियन बाय एफिनिटी? तो भैया गार्जियन फॉर मैरिज जैसा कोई भी गार्जियन नहीं है। ठीक है, समझो बात को। जैसे टेस्टामेंट्री गार्जियन तो होता है, टेस्टामेंट्री में मतलब विल से बना दिया गया हो, वैलिड है। गार्जियन बाय एफिनिटी जो रिलेशनशिप बेस्ड हो। मैटरनल गार्जियन ऑब्वियसली वैलिड एक आंसर है। तो हमने इसको इलिमिनेट कर दिया, इसको इलिमिनेट कर दिया, इसको इलिमिनेट कर दिया, तो क्या बचा? ऑप्शन ए बचा, गार्जियन फॉर मैरिज। ये नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, इन ट्रिक्स को, टिप्स एंड ट्रिक्स को, इन तुक्का को कैसे करोगे, कैसे यूज करोगे? आज लेक्चर तुम अटेंड कर लो सब कुछ अच्छे से। रात का समय है, ठंडी का समय है, हम मुझे पता है नहीं कर पाओगे अच्छे से उतने ध्यान से, तो दोबारा फिर से देख लेना क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल रहेगा। तो क्या करोगे, इसकी फिर यूसेज करोगे, इनका प्रैक्टिस करोगे अपने रियल लाइफ एग्जांपल में। समझ पा रहे हो? तब जाकर के तुम इसको मास्टर कर पाओगे। तो ऑप्शन ये इलिमिनेट करके हमको ऑप्शन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमको एक्सट्रीम वर्ड देखने हैं, किस ऑप्शन में एक्सट्रीम वर्ड होंगे, वो ऑप्शन गलत होगा। जैसे एक क्वेश्चन आया था सीएसआर से पे बेस्ड था, तो वो था सीएसआर कमिटी शुड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन डायरेक्टर। ओनली एक्सट्रीम वर्ड कौन होते हैं? ओनली, ऑलवेज, नेवर, ऑल, नन, ये सब एक्सट्रीम वर्ड हैं। ये जहां पर यूज हुए होंगे जनरली वो क्या होता है, जनरली नहीं, तुम ऐसा मान लो कि वो 99% केसेस में क्या होता है, गलत होता है। क्या होता है? 99% केसेस में गलत होता है। तो ये गलत हो गया ऑप्शन, हमको गलत ही बताना था। ठीक है, क्या इंक्लूड नहीं होगा तो ये गलत होगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें अपना सही है, हमको बहुत पढ़ने होने की जरूरत नहीं है। हमने देखा कि एक्सट्रीम मोड है तो एक्सट्रीम मोड वाला गलत होगा ऑप्शन। अब आपके प्रैक्टिस करके जाना है, पीआईक्यू उठाओगी। सुमनजीत कौर तुम सुन रही हो? सुमनदीप,
क्या बरनवाल, नीलाव, सुन रहे हो ना बाबू सब लोग? नेहा गुप्ता जी आप सुन रही हैं? अंकुर यादव सुनो बेटा, आकाश यादव तुम भी, अंशुल ध्यान से देखो बेटा, इधर स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखो, तुम इधर उधर का सिर झुकमा रहे हो, ध्यान से सुनो। तो जहां पर भी एक्सट्रीम वर्ड होंगे जिन ऑप्शन में, वो ऑप्शन क्या होगा? लॉ में गलत होता है, लॉ में गलत होता है। क्यों? क्योंकि लॉ में कभी भी एक्सट्रीम वर्ड नहीं होते। क्यों एक्सट्रीम वर्ड नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि लॉ में हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता ही होता है। लॉ इज नेवर एब्सोल्यूट, उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर होगा। इसलिए एक्सट्रीम वर्ड जो होते हैं बेटा, क्या होते हैं? एक्सट्रीम वर्ड वाले ऑप्शन गलत होते हैं। नंबर थर्ड इज ग्रामेटिकल और लॉजिकल फिट टेस्ट करेंगे हम कि कौन सा ऑप्शन ग्रामेटिकली और लॉजिकली फिट बैठ रहा है क्वेश्चन के साथ में। तो जो फिट बैठ रहा होगा वो सही होगा, जो नहीं बैठ रहा होगा गलत होगा। ठीक है, हम ऑप्शंस चेक करेंगे उठा उठा करके कि किनका ग्रामर, किनका लॉजिक, किनका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से फिट नहीं बैठ रहे हैं। जो जो नहीं बैठ रहे हैं उनको हटा दो, गलत हो जाएंगे सब। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया हुआ है कि इफ एन ऑप्शन साउंड्स ऑकवर्ड, इलॉजिकल और कॉन्ट्राडिक्ट्स द बेसिक नेचर ऑफ द कॉन्सेप्ट, इट इज मोस्ट लाइकली टू बी इनकरेक्ट। तो क्या होगा बेटा? इनकरेक्ट होगा, गलत होगा। और हमको यही तो पहचानना है ना कि कौन गलत है कौन सही है। आप समझ पा रहे हो? आप समझ पा रहे हो ना? तो ये काम करना है। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आया 2025 में, जून 2025 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉमिसरी नोट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, हमको ये वर्ड ध्यान से देखते रहना कि किसमें ट्रू पूछ रहा है, किसमें नॉट ट्रू पूछ रहा है, किसमें एक्सेप्ट लगाया हुआ है। ये सारी चीजें भी हम कई बार क्या करते हैं? मिस कर देते हैं। तो मिस नहीं करना है, ये बात ठीक है। क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, फिर से बोलता हूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट के कॉन्टेक्स्ट में क्या सही नहीं है? अब हम गए ऑप्शन पे गए, हमने ऑप्शन देखा इट मस्ट बी इन राइटिंग, और प्रॉमिसरी नोट की बात की रहे तो भैया कोई प्रॉमिस, हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा हुआ है, कोई प्रॉमिस वगैरह की जाती है तो राइटिंग में होती है, मोस्टली ओरल भी की जाती है लेकिन वो राइटिंग में होती है। ये बात ठीक लग रही है। देयर मस्ट बी एन अंडरटेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉमिस कर रहा है तो अंडरटेकिंग दे रहा होगा। सच प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशनल, और हमको ये पता है कि कभी भी प्रॉमिस क्या होती? कंडीशनल नहीं होती, उसको क्या होना होगा? अनकंडीशनल होगा। और जैसे ही, ध्यान से समझो, इसमें क्या आ गया? ये लॉजिकली फिट नहीं बैठ रहा है कि प्रॉमिस भी कर रहे हो और कंडीशनल प्रॉमिस कर रहे हो, तो ये लॉजिकली फिट नहीं बैठ रहा है। और जैसे ही लॉजिकली फिट नहीं बैठेगा, यही गलत आंसर हो गया, क्योंकि हमको नॉट ट्रू बताना था। अब समझ पा रहे हो बेटा? नहीं समझ पा रहे हो? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, यूज योर कॉमन सेंस। फर्स्ट पेपर में जब टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इन सब का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो उसमें कॉमन सेंस खूब लगाना। कॉमन सेंस से क्वेश्चन ज्यादातर सॉल्व होते हैं। कॉमन सेंस कभी गलत नहीं जाता फर्स्ट पेपर में यूजीसी नेट के। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कैसे हुआ? क्योंकि प्रॉमिस तुम कर रहे हो और प्रॉमिस को भी तुम कह रहे हो कंडीशनल मस्ट बी, वो भी मस्ट बी कंडीशनल, ऐसा नहीं होता। क्या होती है? अनकंडीशनल होती है। ठीक है, आगे बात समझ। दूसरा एग्जांपल देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज आर नॉट क्लोजली कनेक्टेड विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपीआर का जब क्लास हमने लिया तो उसमें हमने सारी थ्योरीज को नोट डाउन करा दिया है कि कौन कौन सी थ्योरीज है। तो भैया वो अगर आपको याद हो तब तो डायरेक्ट आंसर कर दोगे, और अगर नहीं भी याद हो तो सोचो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इकोनॉमिक। क्यों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिया जाता है किसी को? क्योंकि उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट सुरक्षित रहे। क्यों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिया जाता है? क्योंकि सोशल प्लानिंग में यूज हो उसका। भैया अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देंगे तभी तो तुमको कुछ मोटिवेशन मिलेगा इनोवेशन करने के लिए। उसको इंस्ट्रूमेंटेलिटी थ्योरी भी है कि अगर तुम उसके इंस्ट्रूमेंटल ही नहीं रहोगे तो कैसे काम चलेगा? बात समझ पा रहे हो? तो लेकिन इसमें जो ऑटो पोएटिक लीगल थ्योरी है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से कनेक्टेड नहीं है। ये बात समझ पा रहे हो?
ये कॉन्टेक्चुअली आउट ऑफ प्लेस है, आईपीआर की थ्योरी ये नहीं है। बात ठीक है, समझ पा रहे हो? नेक्स्ट इज ऑल हो या नन ऑफ द अबव, कहां जहां पर कहीं पर भी होगा वहां पे ध्यान देना, जहां पे एक जैसे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ए बी सी डी, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमने पाया कि हमने अपने नॉलेज से पाया कि ए और बी सही है, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि चारों सही होगा। मतलब मोर जिस जिस जैसे जैसे ऑप्शन होता है कि ए बी ओनली करेक्ट, ए बी सी करेक्ट, ए बी सी डी करेक्ट, तो जहां जिसमें ज्यादा ऑप्शन इंक्लूडेड हो वो ज्यादातर करेक्ट होता है। ये बात ठीक है? ये मोस्टली 98% केसेस में लागू होता है, 98% केसेस में लागू होता है जो बात बता रहा हूं। ये बात ठीक है, समझ पा रहे हो? इप्सावस्थी, इप्सावस्थी बताओ, तुम तो बेटा मेरी जूनियर हो, तुमको तो और ज्यादा समझना चाहिए। कॉलेज जूनियर हो, मेरी इमीडिएट कॉलेज जूनियर हो भी, तुम इतनी होशियार हो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? लेकिन नन जहां पे यूज होगा जिस ऑप्शन में, उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2% होती है। होते वो भी सही है लेकिन 2%, लेकिन ऑल ऑफ द अबव वाला ज्यादातर सही होता है। तो ये बात याद रखोगे, ठीक है? एग्जाम्पल 2 देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन इज रिलेट्स टू एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन से कौन से रिलेट करते हैं? तो इसमें ऑप्शन तो खैर हमने इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन इसमें मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, ध्यान से देखो। सावरकर केस, अबू सलेम केस, कस्टिनी केस, सब केस है। अब एक ऑप्शन था कि ए बी ओनली, ए बी सी ओनली, ये और एक ऑप्शन था ए बी सी डी ओनली, और एक ऑप्शन था नन ऑफ द अबव। तो जिसमें मोस्ट, तो ये बी सी डी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ऑप्शंस इंक्लूडेड थे। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, हमने लिस्ट डाउन करके केसेस सब याद कर लिए हैं, वही केसेस बार बार रिपीट होते रहते हैं। आप लोगों को ने अगर देखा हो अपने बैच में, हमने लिस्ट डाउन करके सब कुछ याद कराया हुआ है, तो आपको यह पता है कि जो पैकेट हबाना केस है, इट इज नॉट रिलेटेड टू एक्स्ट्राडिशन, इट इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ वार। तो ये इलिमिनेट होगा, जो जिसमें ये नहीं होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए बी सी डी ऑप्शन सही हो गया। ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट इज लॉन्गेस्ट ऑप्शन रूल। लॉन्गेस्ट ऑप्शन रूल, ये लॉन्गेस्ट ऑप्शन रूल क्या होता है? जब भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसका अगर तुम्हें आंसर नहीं पता है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तुम्हें आंसर नहीं पता है, देन गो विद द लॉन्गेस्ट ऑप्शन। जो मोस्ट डिटेल्ड हो उसको हमको क्या करना है? चूज कर लेना है। अब मोस्ट डिटेल क्यों? क्योंकि लॉ में हर चीज को बहुत एक्सप्लेन किया जा रहा होता है कि फलाना चीज फलाना होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये इसके एक्सेप्शन। तो मतलब कि जो सबसे डिटेल्ड ऑप्शन होगा उसको हमको चूज कर लेना है हमको। लेकिन ये कब यूज करना है इसको? जब हमको उसका आंसर नहीं पता होगा, तब हम क्या चूज करेंगे? उसका लॉन्गेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे। ये बात ठीक है? जैसे एक जो सीएसआईआर की पॉलिसी होती है, तो उसमें अगर लॉन्गेस्ट ऑप्शन होता तो क्या होता? कंपनी शुड स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। इसमें एग्जैक्ट परसेंटेज बताया गया है, टाइम फ्रेम बताया गया है, स्टैट्यूटरी प्रिसीजन की बात की जा रही है, क्योंकि लॉ वेग नहीं होता, कभी भी प्रेसिशन की बात करता है। तो जहां पे प्रेसिशन की बात आ जाएगी तो लेंदी तो हो ही जाएगा ना, चीजों को डिटेल में बताने में वो लेंदी तो हो ही जाएगा ना। तो जो लेंदी हो जाता है तो वो लेंदी ऑप्शन वहां क्या होता है बाबू? करेक्ट होता है। क्या होता है? लेंदी ऑप्शन ज्यादातर केसेस में करेक्ट होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा, हो सकता है कि सर ने मेंस का 5,000 रुपये क्यों रखा? मेंस का 5,000 रुपये बेटा इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि मेंस की क्वालिटी उसको चेक करने में, कॉपी वॉपी चेक करने में बहुत मेहनत लगने वाली है। ठीक है, तो इसलिए हम ज़्यादा पैसा रखे हुए हैं कि कम लोग ज्वाइन करें। ठीक है, अच्छा,
तो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि नॉट अ कंडीशन फॉर डिटरमाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू टू अडॉप्ट, क्या नहीं हो सकती, कंसेंट ऑफ वाइफ की मेजॉरिटी की साउंडनेस ऑफ माइंड की मस्ट बी नेसेसरीली मैरिड। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, ट्रू एंड फॉल्स पे जाओ, ट्रू एंड फॉल्स पे चेक करो कौन कौन सी कंडीशन, क्या कंसेंट ऑफ द वाइफ जरूरी है, क्वेश्चन पूछो, इसको अलग अलग मानो, क्या कंसेंट ऑफ द जरूरी है, आंसर इज यस जरूरी है, क्या मेजर होना चाहिए उसको, आंसर इज यस होना चाहिए, साउंडनेस ऑफ माइंड होनी चाहिए, वो तो हर चीज़ के लिए जरूरी है, हर चीज़ के लिए तुम्हें साउंड माइंड का होना चाहिए, मस्ट नेसेसरली मैरिड, आंसर इज नो, यही गलत है। ठीक है, यही गलत है। चौथा ये मैंने लिख दिया है, वाइफ कंसेंट ट्रू है, मेजॉरिटी ट्रू है, साउंड माइंड ट्रू है, मस्ट बी मैरिड फॉल्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नाउ रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड लगाओ, रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड लगाओ। सबसे पहले क्या करो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसके ऑप्शंस पहले पढ़ो, रीड द ऑप्शंस फर्स्ट देन द क्वेश्चन। ऑप्शन तुमको ये बता देगा व्हिच लॉ इज इन्वॉल्व, क्या क्या तुमको उसमें क्या सर्च करना है, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज बीइंग टेस्टेड, क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद में एलिमिनेट कर दो ऑड एंड आउट को। क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर डिफाइंड अंडर द आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000 में क्या डिफाइंड होगा, क्या डिफाइंड होगा। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क, भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है तो ऑप्शन में पढ़ लिया हमने, इंफॉर्मेशन डेटा, ये ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं डिफाइंड है तो ऑनलाइन गलत हो गया, तो ऑनलाइन जिसमें नहीं है वो सही हो जाएगा ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, हमने ऑप्शन देखा, ऑप्शन से हमको पता चल गया कि क्या पूछना चाह रहा है और उससे हम करेक्ट आंसर पर पहुंच गए। बात ठीक है, ये लिखा हुआ है पढ़ लो। अच्छा, जो हमारे पेड वाले हैं हम इनको ये पीडीएफ भी दे देंगे, आप आराम से बेटा पढ़ना है, घबराने की जरूरत आपको नहीं है। आप स्मार्ट गेसिंग हमको क्यों जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव मार्किंग तो बेटा है नहीं, निगेटिव मार्किंग है नहीं। जो अभी मैं आपको ए और बी और सी उन सब में चूज करने को बता रहा था तो वो वही इस वाले में है, ऑप्शन मतलब 10th नंबर के तुक्का में वही बात बता रहा हूं मैं कि क्या करना है आपको, निगेटिव मार्किंग है नहीं तो हमको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के वैसे भी नहीं आना है, हमको 150 में 150 पूरा करके आना है। ठीक है, जब हमको 150 में से 150 बेटा करके आना है तो हम क्या करेंगे, हम इंटेलिजेंट गेसिंग लगाएंगे। हमने सब कुछ ऊपर के जितने भी थे, अभी हमने ऊपर जितना भी बताया वो सब यूज कर लिया, यूज करने के बाद में हम इलिमिनेट भी कर लिए, इलिमिनेट करने के बाद में हम किस पे पहुंचे, ए बी सी और डी, इनमें से हमने क्या इलिमिनेट कर लिया, ए और सी इलिमिनेट कर दिया, बी और डी बचा, क्या चूज करेंगे, बी चूज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ए बी सी डी, हमने ए और बी इलिमिनेट कर दिया, क्या बचा, सी और डी, क्या चूज करेंगे, सी चूज करेंगे। ठीक है, नंबर 3, ए बी सी डी, हमने इलिमिनेट कर दिया, क्या, सी और डी इलिमिनेट कर दिया, क्या चूज करेंगे, बी चूज करेंगे। नंबर 4, ए बी सी डी, हमने ए और डी इलिमिनेट कर दिया, बी और सी में से क्या चूज करेंगे, बी चूज करेंगे। ठीक है, मतलब इनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो लेकिन बी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो ये याद रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन एक देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन, फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन कौन था, इंडियन एजुकेशन कमीशन, वेग है वैसे भी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन की यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। अब हम अगर कुछ कुछ चीजें इलिमिनेट कर जाएं, जैसे कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, हमने कुछ कुछ कमीशंस के नाम याद किए हुए हैं, हमको अगर ये बात पता हो तो हम एक दो को इलिमिनेट कर दिए, मान लो कैलकाटा को इलिमिनेट कर दिए, हमने किसी तरह से इंडियन एजुकेशन कमीशन को भी इलिमिनेट कर दिया, हमारे पास सी और डी बचा, क्या चूज कर लेना, सी चूज कर लेना ऑप्शन। ठीक है, और इसमें 3rd सही भी है। तो कुल मिला करके अगर हमने मान लो ये तो नॉलेज बेस पर लगा दिया कि हमको ये पता था, लेकिन अगर हमको नहीं भी पता होता तो हम स्मार्टली कैसे गेस करते, हम कैसे स्मार्टली गेस करते, हम ऑप्शन सी को चूज कर लेते, काम खत्म हो गया होता, आंसर निकल आया होता। ठीक है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बहुत आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करोगे, उनको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से समझो। स्मार्ट इलिमिनेशन टेक्निक इनमें भी लगाओगे। सबसे पहले उस पेयर को मैच करेंगे जो मोस्ट ऑब्वियस होगा, जो हमको 100% पता हो, जैसे केशवानंदा भारती और बेसिक स्ट्रक्चर पूछा गया है तो हम सबसे पहले उसको मैच करके फिर आगे बढ़ेंगे। ये बात ठीक है।
उसके बाद में क्या करोगे, इलिमिनेट द ऑप्शंस जो उस ऑब्वियस पेयर को नहीं मैच कर रहे हो, उनको इलिमिनेट कर देंगे और फिर हमारे पास ऑप्शन बच जाएगा, यूज कर लेंगे हम क्लू को, और नहीं तो ये क्या कहते हैं टेक्निक नंबर 10 यूज कर लेंगे, हम अपना करेक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे। ये बात समझ में आई? फिर से समझाता हूं। हम जब मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो उनमें से कोई ना कोई पेयर हम इतना ज़्यादा पढ़ करके जा रहे हैं, इतना ज़्यादा नॉलेज बेस लेकर के जा रहे हैं, तो उनमें से कोई ना कोई एक पेयर होगा जो हमको आ रहा होगा। वो पेयर हमने मैच कराया, वो पेयर मैच कराने के बाद में हम ऑप्शंस पर गए, ऑप्शंस में देखा जिस ऑप्शन में वो पेयर करेक्टली मैच नहीं है वो सारे ऑप्शन गलत हो गए। अब अगर एक ही ऑप्शन में वो पेयर मैच है तो वो ऑप्शन सही हो गया, लेकिन अगर वो नहीं, एक ही में नहीं, अगर दो में मैच है तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली टेक्निक लगाएंगे, इस टेक्निक नंबर 10 ABCD वाला जो अभी बताया था, ठीक है, बस हम करेक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे। अब जैसे देखो, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इन नटसेल किसने लिखा हुआ है, ये बुक्स हैं और ये ऑथर हैं। बुक और ऑथर को हम मैच बेटा नहीं करा पाते क्योंकि हमको नहीं पता होता है कि कौन किधर मैच करेगा। तो बेटा जब हम नहीं मैच करा पा रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, हम कुछ कुछ चीज़ें इसमें याद करने की कोशिश करेंगे। अगर हमको याद आई तो आई, नहीं आई तो कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने रटा हुआ है कि प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ किसने लिखा हुआ है, आइवन ब्राउनली ने लिखा हुआ, ये बात हमको याद है। तो हमने सी को 4 से मैच कराया, सी को 4 से हमने मैच जब कराया तो हम ऑप्शंस पर गए, देखे सी को 4 से इसमें मैच कराया गया, नहीं मैच कराया गया, गलत हो गया ये। सी ऑप्शन नंबर 3 पर गए, सी को तो 4 से मैच कराया, नहीं मैच कराया, गलत हो गया। 4 में सी को 4 से मैच कराया, नहीं मैच कराया, तो एक ही ऑप्शन में मैच कराया, ऑप्शन सही हो गया, काम खत्म। बात समझ पा रहे हो? ऐसे यूज करना है, ये मैंने लिख दिया है, कैसे लगाओगे, ठीक है। कई बार होता क्या है कि अपने एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन होता है उसमें बहुत करीबी ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें भी हमको बेटा क्या चूज करना होता है, जो एकदम मोस्ट अप्रोप्रिएट बात हो। और वो मोस्ट अप्रोप्रिएट बात चूज करने में हम क्या लगाएंगे, अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। हम जिस चीज के लिए जो केस लॉ फेमस है बहुत ज्यादा, सिर्फ उसको उस तक ही सीमित रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन है, इन व्हिच केस इट वाज हेल्ड दैट प्रीएम्बल एम्फेसाइज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब इसमें तो केशवानंद भारती वाला केस भी है, पुट्टास्वामी वाला भी है, नालसा वाला भी, ईपी रोयप्पा वाला भी, सब केस है। लेकिन जो केस पुट्टास्वामी वर्सेस वाला केस था उसमें स्पेसिफिकली प्रिवेसी को लिबर्टी, डिग्निटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से डायरेक्टली जोड़ दिया गया था। बात ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये हमको क्या करना है, नियर मिस ट्रैप को समझना है। और हम कैसे समझेंगे, PYQ को लगाते समझेंगे, उसको रट्टा मार के समझेंगे, जो 4 स्टेप का फॉर्मूला है, PYQ रट लेना है, नोट्स को रट लेना है, क्लास नोट्स को रट लेना है, इन तीनों को रटते रहना जब तक एग्जाम में नहीं चले जाते हैं। और आपने इस वीडियो को देखने के बाद में इस तुक्के को भी लगाने की खूब प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर ये सब कर लेंगे तो कोई भी शक्ति इस धरती पर नहीं है जो तुम्हें JRF बनने से रोक सके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज यूज कॉन्टेक्चुअल क्लूज हमको यूज करने हैं। जैसे अगर लैंडमार्क की बात होगी, कहीं पर क्वेश्चन पूछा गया लैंडमार्क, तो हमको फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की तरफ मुड़ना है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड यूज किया गया है क्वेश्चन में तो हमको केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल, SR बोमाई, इन सब की तरफ मुड़ना है। जुडिशियल रिव्यू की बात करेगा तो यल चंद्र कुमार, इसने वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बहुत ज्यादा तहलका मचा रखा था। और हमको ये भी याद रखना है, जब जनरली वर्ड यूज किया जाएगा तो जो ऑप्शन सबसे ब्रॉड और सबसे इंक्लूसिव डिफिनेशन वाली बात कर रहा होगा वो वाला ऑप्शन सही होगा। ये बात ठीक है, याद रहेगी सबको। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट डज रेशियो डेसिडेंडे जनरली इंप्लाई, जनरली वो क्या इंप्लाई करता है, ठीक है। तो रीजन फॉर डिसीजन, ये ऑप्शन अपने आप में भी करेक्ट है। प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ये ऑप्शन अपने आप में करेक्ट नहीं है लेकिन ये भी करेक्ट है। तो हम क्या ऑप्शन चूज करेंगे, जो जनरली की बात कर रहा है और ऑप्शन में इन दोनों का इंक्लूसिव भी बात की गई बोथ में, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 देखो, द वर्ड जनरली सजेस्ट ए कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग, ठीक है, ब्रॉड मीनिंग सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जब ब्रॉड मीनिंग सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है तो ऑल इंक्लूसिव होगा।
तो इसमें रीजन फॉर डिसीजन और प्रिंसिपल ऑफ लॉ दोनों इंक्लूडेड होंगे। ये बात ठीक है, समझ में आ रही सबको? यस और नो? नाउ नेक्स्ट इज बैलेंस्ड ऑप्शन रूल। बैलेंस्ड ऑप्शन रूल क्या होता है? जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं, ये हमने पहले ही बता दिया आपको, वो जनरली क्या होते हैं? रॉन्ग होते हैं। 99% केसेस में रॉन्ग होते हैं। अब हमको ये तो हमने पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया है, तो हम इस वाले को फिर से क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं कि अगर वो रॉन्ग होता है तो सही कौन होता है? सही वो होता है जो ऑप्शन बैलेंस्ड बात कर रहा होता है, न्यूट्रल बात कर रहा होता है, एक्सट्रीमिज्म की बात नहीं कर रहा होता है। जैसे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कैन बी रिवोक्ड, किसके उस पर किया जा सकता है? डिपेंड अपॉन टाइप, कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस। देखो ये अंडर नो सर्कमस्टांसेस, क्या उसको अंडर नो, तो एक्सट्रीम है, तो ये गलत हो गया। ड्यू टू डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा तो क्या उसको रद्द कर दिया जाएगा? आंसर ये भी नहीं है। तो किसके रिक्वेस्ट पे किया जाएगा? ऑन दी रिक्वेस्ट ऑफ सब्सक्राइबर। तो ये क्या है? ये क्या बताने के? बैलेंस्ड है कि जब सब्सक्राइबर, भैया हमने सब्सक्रिप्शन लिया, हम रिक्वेस्ट करेंगे तो तुम्हें क्या करना होगा? कैंसिल कर देना होगा। ठीक है, ये जनरल है। फिर से समझो इसको, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। हमको उस ऑप्शन को चूज करना है बेटा, ध्यान से समझो, जो बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रख रहा हो। क्या रख रहा हो? बहुत बैलेंस्ड अप्रोच रख रहा हो, जिसमें कोई एक्सट्रीम चीजें ना हो। अब ऑप्शन फिर से देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कैन बी रिवोक्ड। कब रिवोक किया जा सकता है? हमको नहीं पता कब किया जा सकता है, लेकिन हम गए, हमने देखा अंडर नो सर्कमस्टांसेस, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि एक्सट्रीम है। ड्यू टू डिस्प्यूट, ये उतना जनरल नहीं है। डिपेंडिंग ऑन टाइप, ये भी उतना जनरल नहीं है। लेकिन ऑन सब्सक्राइबर्स रिक्वेस्ट, ये जनरल है और हमारे कॉमन सेंस पे फिट बैठ रहा है कि अगर हमने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो हम जब चाहेंगे तब उसको रिवोक करवा सकते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे तो रिवोक कर दिया जाएगा कि नहीं कर दिया जाएगा? तो कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बात ठीक है? नंबर 15 क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूं, 15 नंबर प्रिंसिपल, रिपीटिशन प्रिंसिपल पर हमको फोकस करना है। एग्जाम्स में रैंडमनेस को नहीं चूज किया जाता है। ठीक है, तो चूज फिर किस चीज को किया जाता है? उसमें एक पैटर्न होता है, उसमें एक थीम होती है, उसको टेस्ट करने की कोशिश की जा रही होती है। ठीक है, अगर एक टॉपिक एक क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है तो उससे रिलेटेड ये प्रोबेबिलिटी है कि आगे भी क्वेश्चन होगा ही होगा। अब जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन है वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पूछे जाने हैं, तो उनके हमको थीम आइडेंटिफाई करके और ऑप्शन आंसर करना होगा। ये बात समझ पा रहे हो? जैसे क्वेश्चन है एनजीटी मस्ट अप्लाई व्हिच प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा उसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी, पॉल्यूटर, तो तीनों अप्लाई करना होगा। एब्सोल्यूट लायबिलिटी टार्ट का है, टार्ट का, ये एनजीटी अप्लाई नहीं करता है, ये कोर्ट करती है। ये बात ठीक है, ए एनजीटी अप्लाई नहीं करती। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो? तो डी इलिमिनेट हो गया। अब सेम पेपर में जब इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात की जाएगी तो पॉल्यूशन लॉज जितने भी अपीयर होंगे वो इन्वायरमेंटल थीम को रिपीट करेंगे और उसके बेसिस पर हमको उनके प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई कर लेना होगा और वो करेक्ट आंसर में हो जाएंगे। तो हमको हड़बड़ाना नहीं है, हमको एकदम आराम से करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको स्टार्टिंग क्लास जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं आपको क्यों बताया था कि मैं आपको क्यों ये वाली बात बताया था कि आप जब रफ पेपर पाओ तो 1 से लगा करके 150 तक, 1 2 3 4 5 ऐसे लगा करके 150 तक ऐसे लिखने को क्यों बताया था? मैंने आपको क्यों बताया था? बेटा इसलिए बताया था कि आप ऑप्शन स्क्रीन पर मार्क करोगे, उसको इधर लिखते जाओगे, ऑप्शन स्क्रीन पर मार्क करोगे, इधर लिखते जाओगे। ठीक है, तो क्या पाओगे? और 4 ऑप्शन होते हैं तो 150 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? अराउंड 38 आएगा। ठीक है, 38 क्वेश्चन आएगा। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन
ए वाला भी 38 के आसपास सही होगा, ऑप्शन बी वाला भी 38 के आसपास सही होगा, ऑप्शन सी वाला भी 38 के आसपास सही होगा, ऑप्शन डी वाला भी 38 के आसपास सही होगा। अब इस चीज की वैलिडिटी चेक करने के लिए आप कोई सा भी पेपर का, ध्यान से सुनो मैं बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो, किसी भी एग्जाम की आंसर की उठाओ और उसमें तुम चेक करोगे, अगर वो 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, मतलब 100 क्वेश्चन अगर उसमें पूछे गए होंगे और उसमें 4 ऑप्शन वाला पेपर होगा, तो ये मतलब मोस्ट लाइकली है कि 25 के आसपास ही सारे ऑप्शन ए, बी और सी और डी सब करेक्ट होंगे। हो सकता है ए 26 करेक्ट हो, बी 28 करेक्ट हो, सी 27 करेक्ट हो, डी 23 करेक्ट हो, ऐसे हो सकता है, मतलब उसी के आसपास होते हैं। तो अब क्या करोगे, जब आप अपने रफ पेपर पे, ध्यान से समझो बेटा, सुमनजीत कौर बहुत ध्यान से समझो मेरा बच्चा, कि जब आप ये 150 नंबर तक आप लिखे रहोगे, जब आप 150 नंबर तक ऐसे लिखे रहोगे ऑप्शंस, तब उसके बाद में आपके पास टाइम बचेगा तो गिनोगे कि ऑप्शन ए को क्या तुमने 38 बार मार्क कर दिया या 38 के आसपास मार्क कर दिया, ऑप्शन डी को आपने 38 बार मार्क कर दिया या उसके आसपास मार्क कर दिया। अगर कर दिया तो अब बचे जो ऑप्शन है उनमें जब तुम तुक्का मारने जाओगे तो ए और डी को मत चूज करना, तब किसको चूज करना, सी और बी को चूज करना सिर्फ। बात समझ पा रहे हो? और या अगर क्या हो तुमने चेक किया कि बी और सी 38 हो चुके हैं, तो बाकी के जो तुक्का लगाओगे जिनमें, उनमें कौन कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, मोस्ट प्रोबेबली ए और डी ऑप्शन चूज करोगे। ये बात ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जनरलिटी का रूल है कि ज्यादातर केसेस में, ध्यान से मार्क माय वर्ड, कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता बट इक्वल होता है। मतलब जैसे अपने इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और 4 ऑप्शन होने हैं, ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन होने हैं। तो ए ऑप्शन को 38 सही होना चाहिए, बी को भी 38, सी को भी 38 और डी को भी 38, मतलब 37.5 होना चाहिए, लेकिन मैं 38 सबको मान ले रहा हूं, ठीक है। तो ए अपने रियल एग्जाम में कितना हो सकता है, 35 भी हो सकता है, बी कितना हो सकता है, 40 भी हो सकता है, सी कितना हो सकता है, 37 हो सकता है, डी कितना होता सकता है, 36 हो सकता है। मतलब 38 के आसपास ही घूमेंगे। ऐसा नहीं होगा, ध्यान से समझो, ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन ए सिर्फ 10 क्वेश्चन का सही है और ऑप्शन बी 80 क्वेश्चन का सही है ना, ऐसा नहीं होने वाला। इस ट्रिक को आप क्या करोगे, जा करके अभी के अभी ऑन द स्पॉट कई सारे आंसर कीज को डाउनलोड करोगे, नेट जेआरएफ के भी आंसर की को डाउनलोड करोगे और उसमें तुम चेक करोगे इस बात को कि कृपाशंकर पांडे जो बात कह रहा है वो सही बात कह रहा है कि नहीं कह रहा है। और अगर मैं ये बात सही कह रहा होऊंगा तो बेटा तुम क्या कर लेना, तुम वहां पर जैसे ही तुमको रफ सीट मिले उसमें 150 तक की नंबरिंग लिख लेना। ध्यान से समझो, उसमें तुम 150 तक की नंबरिंग लिख लेना और उस नंबरिंग को क्या करना, ऐसे ऐसे उसके ऑप्शंस को डिवाइड करके और मार्क करके चले आना, तुम जेआरएफ हो जाओगे। कृपाशंकर पांडे का वादा है, लीगल नरेटिव का वादा है। ये बात ठीक है? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और अगर समझ पा रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक, जाओ और चीर के रख दो। हर हर महादेव, जय हिंद।